स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की काइनेटिक्स क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। भाई देखो, इससे पहले बताओ हम क्या पढ़ चुके हैं, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज आपने क्या पढ़ना है, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने बांटा है टोटल 3 सेक्शंस में। पहले आपको बताओ क्या पढ़ाएंगे, काइनेटिक्स ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। फिर बताओ क्या पढ़ाएंगे आपको भाई, सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, नॉर्मल SN2 पाथवे। ये तो क्या आपका भाई सॉल्वेंट असिस्टेड पाथवे, SN2 ये कौन सा आपका नॉर्मल SN2 पाथवे। लेकिन सबसे पहले तो हम शुरुआत किससे करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कि भाई इसकी काइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, किस ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है बात। अच्छा बताओ भाई, आप ये बताओ पहले कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एसोसिएट SN2 से होंगी SN1 से होंगी, हमको नहीं मालूम भाई। जब आपको बात मालूम नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट SN1 से होता है कि SN2 से होता है, तो आप शुरुआत में क्या मान के चलो कि दोनों से ही हो सकता है, इज़न्ट इट। आप ये सिनारियो मान के चलो भाई कि कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है बात। तो बताओ भाई, आप एक जनरल कोई रिएक्शन लिखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट की। मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है Ma3L, ओके, इसमें हमने क्या लगा दिया, एक एंटरिंग ग्रुप E, ओके। तो क्या बन गया हमारे पास, तो भाई हमारे पास क्या बन जाएगा, L तो क्या है लिविंग ग्रुप और E क्या है एंटरिंग ग्रुप। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, Ma3E और प्लस में L निकल जाएगा, इजंट इट। तो मुझे भाई ये नहीं मालूम कि ये SN1 से हुई कि SN2 से हुई है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि भाई यहाँ पर एक लिगेंड ने भाई किसी प्रीवियसली अटैच्ड लिगेंड को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। अगर ये SN1 से होती हो तो आप मान लो भाई, अगर ये SN1 से होती हो तो बताओ इसके लिए रेट क्या होगी। अगर ये SN1 से होती है तो बताओ इसके लिए रेट तो क्या होगी, बोलो भाई, बताओ हम क्या बोलेंगे। तो SN1 से हुई तो रेट क्या होगी इसकी, रेट क्या होगी इसकी तो भाई, क्योंकि SN1 में क्या होगा, पहले L टूट जाएगा ना भाई, पहले स्टेप में L टूट जाएगा और अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा, E, ठीक है। और पहला स्टेप ही क्या होता है वहां पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बताओ उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आएगी, सेकंड ऑर्डर आएगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो बताओ आपके पास रेट क्या आएगी, आपके पास K1, अरे भाई K1 मतलब, अरे भाई SN1 पाथवे के जरिए, तो K1 क्या SN1 पाथवे का, SN1 पाथवे में क्या होगा भाई, रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, सिर्फ और सिर्फ Ma3L के, इजंट इट। Ma3L की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोपोर्शनल। और जब हम भाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेट कांस्टेंट K1, यही ना भाई हमारे पास। भाई मैंने E कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई SN1 में, क्योंकि पहले स्टेप में L टूटता है, E तो दूसरे स्टेप में आएगा और पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे, इजंट इट। अब बताओ भाई आप, और हो सकता है SN2 से होती हो, अगर ये रिएक्शन SN2 से होती होगी, बताओ उस वक्त रेट क्या होगी। SN1 से हुई तो रेट ये होगी, SN2 से हुई तो बताओ क्या होगा भाई, ये दोनों क्या होंगे, पहले एसोसिएट होंगे ना भाई। और हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन और ये भी आ गया, तो क्या जाएगा मेरे पास इंटरमीडिएट का 5 कोऑर्डिनेशन, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, उस वक्त रेट क्या होगी, K2, और दोनों की कंसंट्रेशन की डिग्री डिपेंड करेगी। आपको पता है SN1 क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर, SN2 क्या होती है सेकंड ऑर्डर। तो बताओ क्या बोलोगे इसको, Ma3L और इनटू E, इन दोनों की कंसंट्रेशन भी, ठीक है। तो K1 तो किसको K1 तो भाई किसको शो कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर डिसोशिएटिव पाथवे, और K2 भाई रेट कांस्टेंट फॉर एसोसिएटिव पाथवे। हमको ये नहीं पता भाई कि डिसोशिएटिव से होती है कि एसोसिएटिव से। अब एक काम करो, आप ये मान लो कि दोनों से होती है शुरुआत में, क्या मान लो आप, दोनों। आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो बताओ ओवरऑल रेट मेरे पास क्या आएगी, इन दोनों की रेट का सम, इजंट इट।
आपको भाई हमें क्या मालूम कि भाई ये होती है कि नहीं होती है। अरे भाई अगर मान लिया मैं इन दोनों की रेट को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगी, ओवरऑल रेट, जिसे मैंने दोनों बातें कंसिडर कर रखी हैं, डिसोशिएटिव पाथवे भी और एसोसिएटिव पाथवे भी। अगर डिसोशिएटिव पाथवे ना होता होगा तो K1 अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो, यानी फाइनल रिजल्ट में K1 क्या जाएगा मेरे पास, जीरो। और अगर मान लिया भाई ये प्योरली किससे होती होगी, एसोसिएटिव से, तो K1 जीरो आ जाएगा, K2 क्या आएगा, नॉन जीरो। और अगर मान लिया प्योरली किससे होती हो ये, डिसोशिएटिव से, तो K1 क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, K2 क्या आ जाएगा, जीरो। और दोनों सही होती होगी तो K1 K2 दोनों क्या आने चाहिए, नॉन जीरो, इजंट इट। तो बताओ ओवरऑल रेट क्या जाएगी मेरे पास, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बताओ क्या है मेरे पास, तो K1 Ma3L प्लस, बोलो भाई, K2 Ma3L और इंटू L, इजंट इट। अरे ई सॉरी, अब मैं अगर मैं एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख लूं, अगर मैं भाई अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन में क्या रख लूं भाई, कांस्टेंट, ठीक है बात, तब बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई, मतलब उसको एक तरह से मैं भाई उसको मैं कांस्टेंट में इनकॉर्पोरेट करना चाहूं भाई, तब बताओ क्या, तो यहां से तो आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, Ma3L, तो मेरे पास रेट का फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, Ma3L कॉमन चला गया, अंदर क्या रहेगा मेरे पास, K1 प्लस K2 और एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन भाई, बताओ एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में मैंने बताओ उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या बताओ भाई, K1 K2 एंड, हालांकि E को हम वेरी करेंगे भाई, लेकिन फिलहाल हमने इसको क्या मान लिया है, कांस्टेंट। तो बताओ बाहर क्या चला गया मेरे पास, Ma3L, इजंट इट, ठीक है। तो भाई एक तरह से अगर मैंने K1 K2 कांस्टेंट थे, E मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो बताओ मेरे पास ये बताओ पूरे का पूरा मेरे पास क्या आ गया, एक अनदर कांस्टेंट, इसको मैं क्या मान लूं, KO मतलब भाई K ओवरऑल, क्या भाई, यानी जब मैं E को कांस्टेंट रखते हुए, बोलो भाई, मैं रेट को मेजर करता हूं, तब मेरे पास भाई ओवरऑल रेट क्या आती है, मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं, यानी सिर्फ मुझे क्या मेजर करना है, ये वाला, तो मेरे पास क्या जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको आप KO मान लो, तो रेट का फॉर्मूला बताओ आपके पास क्या जाएगा भाई, बताओ KO Ma3L, ये आ गया ना। तो बताओ यहां पर KO की वैल्यू क्या है, बताओ, देखो KO यहां पर कांस्टेंट होके भी क्या नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि भैया आपको पता है जो एंटरिंग ग्रुप है उसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं भाई, एंटरिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, इजंट इट, और उससे KO की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इजंट इट। तो बताओ KO का फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, बोलो भाई, तो K1 प्लस K2 और इंटू E। अच्छा आपको ये इक्वेशन देखो, KO का फॉर्मूला क्या, K1 प्लस K2 इंटू E है ना, क्या आपको K0, क्या आपको ये इक्वेशन ऐसी लग रही है आपको भाई कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, भाई यहां पर वेरिएबल है दो, भाई आपको K तो कांस्टेंट है, अरे भाई K कांस्टेंट है, लेकिन E के साथ क्या करेंगे, वेरी करेंगे भाई, इस KO को बदला जा सकता है अगर मैं E को चेंज कर दूं, तो अगर मैं E को चेंज करूंगा तो KO को चेंज किया जा सकता है, बताओ क्या है मेरे पास, तो क्या ये, अच्छा मैं इसको K1 को, क्योंकि ये दोनों टर्म्स भाई इनका सम है, तो मैं K2E को पहले लिख दूं और K1 को बाद में लिख दूं, तो आपको इससे कोई आपत्ति नहीं ना, अरे बोलो भाई, तो मैं लिखूं K0 इज इक्वल टू K2E और प्लस में K1, मैं ये बोल दूं भाई, अब ठीक है, बोलो भाई, K2E प्लस K1। तो अब आप मुझे बताओ भाई कि क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से मैच करती है क्या, बिल्कुल मैच करती है, कैसे बताओ, अगर मैं y की जगह कौन है, K ओवरऑल, और x की जगह तो कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटरिंग ग्रुप, कंसंट्रेशन ऑफ एंटरिंग ग्रुप भाई, दे दोनों क्या है, नहीं कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ एंटरिंग ग्रुप वेरी करूंगा, जैसे यहां पर मैं x वेरी करूंगा तो y क्या होगा, वेरी करेगा, तो स्लोप क्या आएगा, m पॉजिटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, c, यानी अगर मैं, यानी अब मैंने क्या करना भाई, यानी मैंने क्या करना है भाई, हमने किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपने स्टडी करना, जस्ट
और कैसे स्टडी करना है बताओ भाई, कि जो कंसंट्रेशन है ना भाई इस कॉम्प्लेक्स की, इसके अलावा मतलब इसको नोट करो और इस पे क्या नोट करो, रेट। आप अलग अलग इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन पे आप क्या नोट करो भाई, रेट नोट करो। नहीं बात आपको पहले पड़ी, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर हो उसे क्या मानो आप, कांस्टेंट। वो हमारा क्या हो गया, के नोट आ गया भाई, isn't it? जब जो आपका के नोट आ रहा है, अब उस के नोट को आप, और क्योंकि भैया आप लगातार ई चेंज कर रहे हो तो क्या आपके पास के ओवरऑल होगा ना अलग अलग, मतलब आपने क्या नोट करना है, आपने के ओवरऑल नोट करना है अलग अलग एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन पे। नोट कर लोगे आप, ये जो एक्सपेरिमेंटल के ओ होगा उसको देख लो भैया कितनी एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन पे आया है, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई, यानी अगर मैं के ओवरऑल को यानी के ऑब्जर्व्ड को प्लॉट करूं वर्सेस ई, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बताओ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एंट्रिंग ग्रुप, और वाई पे तो हम क्या लेते हैं, के ओवरऑल। तो मैं भाई, तो मेरे पास एक टेबल होगी जिसमें मैं अलग अलग एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशंस पे, अलग अलग एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशन पे के ओवरऑल नोट कर लूंगा, ठीक है। तो यहां बताओ क्या भरी हैं, एंट्रिंग ग्रुप की कंसंट्रेशंस, यहां क्या भरे हैं, के ओवरऑल की वैल्यूज। फिर मैंने इसको ग्राफ पे क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये डॉट आ गए 1 2 3 4 5। अब इनको मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, यहां से स्लोप आ जाएगा ना भाई, स्लोप। तो स्लोप बताओ मुझे किसकी वैल्यू देगा अपने आप, K2 की। K2 मतलब भाई, अरे बोलो, एसोसिएटिव पाथवे का रेट कांस्टेंट, isn't it? अरे बोलो भाई, K2 मतलब एसोसिएटिव पाथवे का रेट कांस्टेंट, और K1 मतलब भाई अगर इसमें प्योरली क्या होता हो, एसोसिएटिव पाथवे, तो बताओ भाई अगर ये ऐसा कर्व आता, अगर कर्व कैसा था, ऐसा आता, यानी इसका इंटरसेप्ट क्या बनता भाई, पहले तो इसको मैं अगर इसका एक्सट्रापोलेशन करूं तो क्या इंटरसेप्ट जीरो आया कि नॉन जीरो आया है, इंटरसेप्ट नॉन जीरो आया है। तो इंटरसेप्ट किसको बताएगा, ये K1 भाई, सी इंटरसेप्ट है तो K1, तो इंटरसेप्ट क्या है K1, और स्लोप क्या हमारे पास K2। तो भाई किसी पर्टिकुलर लिगेंड टाइप के लिए, मान लिया भैया कोई लिगेंड है, तो इसके लिए आप ये बताओ भाई, क्या स्लोप भी क्या रहा है, नॉन जीरो, और इंटरसेप्ट भी क्या रहा है, नॉन जीरो। तो जनरली हम क्या मानते हैं कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, तो यहाँ पर किसको आप फेवर करोगे, एसोसिएटिव पाथवे को। तो हमारा जनरली मानना क्या होता है कि भाई स्क्वायर प्लेनर में होना क्या चाहिए, एसोसिएटिव पाथवे से क्या होना चाहिए, लिगेंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई यहाँ पर K2 तो क्या है, नॉन जीरो है ही है, लेकिन K1 भी क्या है, नॉन जीरो। जहां से मुझे क्या सेंस आती है कि यहां पर साइमल्टेनियसली क्या होता है, डिसोसिएटिव पाथवे भाई, क्योंकि K1 भी क्या रहा है, नॉन जीरो। तो K1 नॉन जीरो ने मतलब क्या है, तो K1 किसके लिए था, डिसोसिएटिव पाथवे के लिए भाई, और K2 क्या था, मैं एसोसिएटिव पाथवे के लिए। तो K1 नॉन जीरो कैसे आ गया भाई। तो यहां से क्या लगता है कि भाई K1 भी क्या होता है, K1 नॉन जीरो और K2 नॉन जीरो, तुम क्या मानेंगे। फिलहाल हमको क्या लगता है भाई, पहली नजर में देखने पर कि भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्शियली एसोसिएटिव से और पार्शियली डिसोसिएटिव से, isn't it? और ये एक पर्टिकुलर लिगेंड टाइप के लिए है। अगर मैं कोई और लिगेंड लेता हूं ना भाई, अरे बोलो भाई, अगर मान लीजिए ये क्या है, साइनाइड है, ये भाई किसके लिए है, साइनाइड के लिए। अगर मैं कोई और लिगेंड यूज करता हूं तो उसके लिए मान लिया कर्व ये आ गया, उसके लिए कर्व ये आ गया। मतलब हमने एक बात देखी भाई, सभी में बताओ क्या है, किसी में भी इंटरसेप्ट क्या नहीं है, सभी में इंटरसेप्ट क्या, नॉन जीरो, और सभी का स्लोप क्या है बताओ, नॉन जीरो। समझ गए बात। मतलब मैं भाई एंट्रिंग ग्रुप में कोई भी लूं, सब केस में इंटरसेप्ट क्या आएगा, नॉन जीरो, सब केस में स्लोप क्या आएगा, अलग अलग आ जाएंगे। हालांकि साइनाइड लूंगा मैं भाई तो स्लोप इंटरसेप्ट अलग आएगा, नाइट्रो लेंगे भाई तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या अलग आएगा, लेकिन आएंगे दोनों क्या, नॉन जीरो। मतलब एक सिंगल लिगेंड आप ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें क्या होता हो, बोलो भाई K1 या K2 क्या हो जाए, यानी इंटरसेप्ट क्या आ जाए, जीरो, या स्लोप क्या आ जाए, जीरो। तो इसमें क्या लगता है भाई, बताओ कि भाई इसमें पार्शियल किससे होता है। तो हम क्या मानेंगे कि भाई ये जो ई है, तो आपको ये सेंस आ रहा है ना भाई कि K1 भी नॉन जीरो, K2 तो आपको क्या लगता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में तो क्या होता होगा, EL को एसोसिएटिव पाथवे से क्या करता होगा, रिप्लेस, क्योंकि K2 नॉन जीरो है। और कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या करता होगा, ई इसको भाई डिसोसिएटिव पाथवे से क्या करता होगा,
रिप्लेस, क्योंकि K1 नॉन जीरो है, नहीं आपको भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, स्क्वायर प्लेनर में होता क्या है, एसोसिएटिव पाथवे। स्क्वायर प्लेनर में होता क्या है भाई अरे बोलो भाई, एसोसिएटिव पाथवे ही होता है। फिर आप कहोगे भाई अगर इसमें एसोसिएटिव पाथवे होता है तो फिर ये K1 नॉन जीरो क्यों है भाई? ये अरे भाई जो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है, क्योंकि SN1 किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को, SN2 किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर को। तो सेकंड ऑर्डर वाली रेट लो, अरे भाई सेकंड ऑर्डर वाला रेट लो, उसका रेट कांस्टेंट क्या, नॉन जीरो। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर वाले रेट लो का भी K1 क्या है, नॉन जीरो। तो आपको लगता क्या है कि K2 भी नॉन जीरो है, तो एसोसिएटिव तो है ही है। K1 नॉन जीरो तो आपके मानो कि डिसोसिएटिव भी है, लेकिन वास्तव में ये K1 है ना जो नॉन जीरो, ये भी एसोसिएटिव के लिए ही है। ये भी यहां पर किसके लिए है, समझ नहीं है बेटा आपको, ये भी भाई एसोसिएटिव के लिए ही है। आपको ऐसे कैसे पॉसिबल भाई, K1 एसोसिएटिव के लिए कैसे हो गया, ये आपको बताएंगे भाई K1 एसोसिएटिव के लिए कैसे आ गया। ठीक है, वास्तव में होता क्या है, K2 नॉन जीरो है, मतलब एसोसिएटिव पाथवे तो है ही है, लेकिन जो K1 नॉन जीरो है ना, उसकी वजह क्या है कि वो सॉल्वेंट असिस्टेड एसोसिएटिव पाथवे है। कौन सा, आपको बताएंगे भाई कि उसमें उसकी वजह से कैसे K1 नॉन जीरो आया है। तो ये बात आपको पहले पड़ गई ना भाई, अरे Ma3L प्लस एंट्रिंग ग्रुप, ये तो हमारे पास क्या है, कोई जनरल रिएक्शन। अब भाई बताओ भाई, तो K1 Ma3L एंड K2 Ma3L इंटू E, अरे भाई डिसोसिएटिव पाथवे और भाई एसोसिएटिव पाथवे। तो ये क्या है भाई, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या होगा आपका सेकंड ऑर्डर। इसमें से Ma3L को निकालिए, अंदर ये रह गया ना हमारे पास। अरे बोलो, अब K ओवरऑल जो था आपने ये प्लॉट कर दिया, तो बताओ आपको भाई, बताओ क्या मिल जाएगा, बताओ भाई, बताओ आपको तो क्या मिल जाएगा। अरे बोलो भाई, यहां पर मैंने ये प्लॉट नहीं देखा इसका, कोई बात नहीं, यहां पर इसका मैं प्लॉट नहीं देखा भाई। ओके, तो अभी मैंने क्या क्लेम किया है कि इसमें दोनों, इसमें भाई K1 नॉन जीरो तो भी क्या है, एसोसिएटिव पाथवे के लिए है, और K2 तो एसोसिएटिव पाथवे के लिए है ही। आपको ऐसे कैसे, तो भाई देखो, पहले आप देखो इसमें एसोसिएटिव पाथवे होगा कैसे। पहले आप एक बारी भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये देखो कि एसोसिएटिव पाथवे होएगा कैसे, कैसे इसमें एक्टिवेट होएगा। ठीक है बात, तो आप ये मान लो कि ये बताओ भाई हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्या, कोई भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। और ये क्या मान लो आप, लिविंग ग्रुप। चलो ये भैया, अरे ये व्हाइट एंड, ये सारे व्हाइट एंड है ना भाई, अरे सारे क्या हो गए बताओ, व्हाइट एंड। अरे भाई कलर अलग हैं, लेकिन भाई ऐसे बताना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये एंड वाला देख लो। ये बताओ क्या हो गया, व्हाइट एंड व्हाइट एंड व्हाइट एंड, क्या हो गया हमारे पास Ma3। और ये बताओ क्या हमारे पास L लिविंग ग्रुप। और ये बताओ क्या हमारे पास भाई एंट्रिंग ग्रुप। तो इसमें होता क्या है भाई, एसोसिएटिव पाथवे से कैसे काम करता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। मैं पहले आपको बताऊं कि एसोसिएटिव पाथवे कैसे होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला है कि इसमें दोनों ही पाथवे क्या होंगे, मतलब K1 भी नॉन जीरो क्यों है, एसोसिएटिव पाथवे की वजह से ही है, ना कि डिसोसिएटिव पाथवे से। और K2 भी नॉन जीरो क्यों है, एसोसिएटिव पाथवे की वजह से। तो आप इसमें पहले ये समझ लो कि इसमें एसोसिएटिव पाथवे होता कैसे है। तो कैसे होगा भाई, ये हमारे पास क्या है, MAAAL। ठीक है, तो ये बताओ क्या हमारे पास E, ये आया भाई एंट्रिंग ग्रुप, आया ना, आ गया ये। तो भाई बताओ पहले हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर। अरे भाई पहले हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा ना, ये नजर आ रहा है इसमें ये। अरे भाई पहले इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद इसमें क्या होगी, बेरी शूडो रोटेशन। क्या होगी बताओ, अब बताओ बेरी शूडो रोटेशन तो कैसे होती है, बोलो भाई। देखो अब ये वाला और ये वाला, ये जो तीन ग्रुप है ना भाई, ये बताओ क्या करेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, नजर है आपको। देखो ये, अभी बताओ इसमें और इसमें कितना एंगल बताओ, 90 का। तो इन दोनों में एंगल बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है,
और ये दोनों ऐसे मूव करेंगे, नजर है आपको? तो जब ये ऐसे मूव करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान से देखो भाई, बताओ ट्राइगोनल कौन सा हमारे पास? देखो ये तो 3 है, ये तो क्या हो गए? ट्राइगोनल, और ये क्या हो गए? बाइपिरामिडल। नहीं होता? अब इसको फिर से देखो, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, MAAAL। अरे भाई MAAAL, ठीक है ना? और ये क्या है? एंट्रिंग ग्रुप। या यहां पर अब बताओ क्या हुआ यहां पर? बैरिशुडो रोटेशन। तो क्या बन गया? ट्राइगोनल। बस, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? हाथ दुखने लगे भाई, बात आपको पहले पड़ गई? अरे भाई आसान तो है, कितना आसान है। मतलब पहले क्या था आपके पास? बताओ, देखो ये क्या है आपके पास? इनिशियल कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो इसमें, क्योंकि मैंने क्या क्लेम किया है कि इसमें SN1 भी नॉन जीरो क्यों है? एसोसिएटिव पाथवे से। और SN2 भी नॉन जीरो क्यों है? देखो K2 तो नॉन जीरो है ही क्यों भाई? क्योंकि एसोसिएटिव पाथवे है। लेकिन K1 नॉन जीरो होने से आपको लगता क्या है कि इसमें क्या होता होगा? लेकिन वास्तव में वो भी क्या होता है एक तरह का, आपको पता कैसे? तो आपने समझना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एसोसिएटिव पाथवे से लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो पहले आप ये समझ लो भाई कि यहाँ पर एसोसिएटिव पाथवे से लिगेंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होएगा। तो ये हमारे पास क्या है? MA3L हो गया ना भाई। ये क्या है? एंट्रिंग ग्रुप। ये आएगा यहाँ पर। तो पहले क्या बनेगा? स्क्वायर। पहले क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। अब बताओ क्या होगा? बैरिशुडो, देखो बैरिशुडो रोटेशन बन गई। क्या हो गया भाई? हो गया ना? इसको रिप्लेस कर दिया इस टाइप से। आसान है कि मुश्किल है ये? बताओ, नजर आया आपको? ठीक है, तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। अरे देखो यहाँ पर क्या है? MA3L। तो यहाँ पर देखो पहले क्या बन गया हमारे पास? स्क्वायर पिरामिडल। फिर ये स्क्वायर पिरामिडल में क्या हुआ? ये L तो क्या होगा? निकल जाएगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? E। अरे बोलो भाई, यहाँ से L गया, यहाँ पर ये आ गया। और ये क्या इसका? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। भाई ये क्या है इसका? रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, ठीक है। और भैया देखो मैंने आपको मैकेनिज्म जो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, ये क्या? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पहले पर कौन आ गया बताओ? ये आ गया। फिर बताओ क्या होगा? फिर देखो ये वाला, अरे फिर भाई ये A, ये E और ये L, इन तीनों में क्या होगी? बैरिशुडो रोटेशन। और ध्यान से देखो भाई, बताओ क्या बन गया हमारे पास? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये L तो क्या हुआ? नीचे आके निकल जाएगा, और ये नीचे आके यहाँ पर प्लेन में आ जाएगा। आसान है कि मुश्किल हुई है? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो L नीचे चला गया ना भैया, ये यहाँ पर आ गया, फिर L यहाँ से अलग हो गया, और ये बन गया मेरे पास। आसान है कि मुश्किल है? ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं भाई, अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई अब हम बाकायदे देखेंगे कि जो SN1 है क्या? अरे भाई जो SN1 है, ठीक है, वो ऐसे कैसे आ गया था? ओके, SN1 नॉन जीरो कैसे आ गया था? SN1 नॉन जीरो तो ओवरऑल रेट लो। बताओ मैंने क्या माना था? ओवरऑल रेट मैंने क्या मानी थी? बोलो, मैंने वही क्या मानी थी? 2 रेट्स का सम। एक तो कौन सा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर, और एक भाई सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर कौन सी थी? K1 MA3L, और प्लस सेकंड ऑर्डर क्या थी? K2 MA3L इंटू L। ये था ना भाई हमारे पास? ओ सॉरी E। अब बताओ भाई, अब K1 भी नॉन जीरो, K2 भी क्या था? नॉन जीरो। K2 भी हमारे पास नॉन जीरो आया है, और K1 भी हमारे पास क्या है भाई? नॉन जीरो आया ना। तो K1 नॉन जीरो क्यों आया है? हमारे सामने भी सवाल उठता है भाई। तो क्या डिसोसिएटिव पाथवे है? नहीं। बताओ वास्तव में क्या है यहाँ पर? बोलो भाई, बताओ क्या होता है? क्योंकि इसको बोलते हैं सोलवेंट असिस्टेड SN2। मतलब पहले बताओ क्या होता है? ये हमारे पास क्या MA3L है, तो सीधे एंट्रिंग ग्रुप अटैक नहीं करता, सीधे भाई एंट्रिंग ग्रुप अटैक नहीं करता। बताओ पहले क्या होता है? MA3L। इस पे बताओ पहले कौन अटैक करता है? सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो इसको पहले कौन हटाता? बताओ भाई, पहले L को कौन हटाता है? एंट्री ग्रुप ने कौन हटाया इसको? सोलवेंट मॉलिक्यूल। बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा? तो L तो यहां से क्या हो जाएगा? निकल जाओ। तो क्या हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा? MA3S। बोलो भाई, अब MA3S के ऊपर कौन अटैक करता है?
प्लस ई, और यहां से कौन निकलता है माइनस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब बताओ क्या बना मेरे पास Ma3E, यानी है ये भी क्या सॉल्वेंट असिस्ट, ये भी क्या है एसोसिएटिव, और ये भी क्या है एसोसिएटिव। लेकिन बताओ दिक्कत क्या है भाई, भाई पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो भाई, और ये क्या होता है स्लो स्टेप, ये क्या हमारा स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भाई वो तो क्या होती है प्रैक्टिकली, भाई सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है कांस्टेंट होती है, उसकी आप कंसंट्रेशन में चेंजमेंट नोट नहीं कर सकते भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ऑटोमेटिकली बताओ भाई ये डिपेंड किस पे करेगी, ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दोनों जुड़ते हैं तब ये बनता है। अरे दोनों जुड़ेंगे पहले तो एसोसिएटिव पाथवे से, फिर एल निकल जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। तो रिएक्शन कौन सी होगी सेकंड ऑर्डर, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट बहुत हाई अमाउंट में है तो क्या बन जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब आप समझिए बात कि K1 कि भाई ये K1 नॉन जीरो कैसे आएगा था कि वह तो वास्तव में ये डिसोसिएटिव पाथवे, ये Ma3L से ये नहीं हो गया कि पहले क्या बन गया हो Ma3 बन गया हो माइनस एल से, और फिर क्या बन गया हो, फिर इस पर किसने टक्कर दिया हो एंट्रिंग ग्रुप ने ना, ये नहीं हुआ भाई, नहीं आपको क्या हुआ है बताओ, बोलो भाई। पहले क्या होगा Ma3L को एसोसिएटिव पाथवे से पहले कौन करेगा भाई इसमें, इस पे टैक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और क्या बनाएगा हमारे पास, बोलो भाई Ma3SL निकल जाएगा। और यही क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सॉल्वेंट क्या है बहुत ज्यादा, तो इस रिएक्शन की रेट कैसी आएगी फर्स्ट ऑर्डर नहीं बन जाएगी, होनी क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर, लेकिन बन क्या जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। रीजन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा भाई, आपको पता होगा ना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है अगर एंट्रिंग ग्रुप क्या बहुत, अगर अटैकिंग ग्रुप बहुत लार्ज अमाउंट में है तो क्या हो जाती है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो सिंपल सी बात भाई सॉल्वेंट तो बहुत लार्ज अमाउंट में है तो अपने आप क्या बन जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए बात। अब समझिए बात कि K1 नॉन जीरो कैसे आया, तो K1 नॉन जीरो कैसे बताओ, तुम इस K1 के नॉन जीरो होने को आपको समझाता हूं भाई, समझो इसको ठीक है ओके। बताओ भाई ये जो ब्लैक है ना, क्या भाई जो ब्लैक कलर है ये तो भाई क्या है एंट्रिंग ग्रुप, ब्लैक कलर क्या है भाई एंट्रिंग ग्रुप है, और रेड क्या है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ठीक है। अरे बोलो ये क्या, अरे भाई व्हाइट एंड अरे भाई देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप इसको अपने एंड क्या मानना है ग्रीन, अगर मैं ऐसे बोलूं तो अपने एंड क्या मानना है व्हाइट। तो व्हाइट एंड और व्हाइट एंड बताओ आपको पहले पड़ेगी। बताओ क्या हमारे पास ये Ma3, और ये बताओ क्या हो गया हमारे पास, अरे भाई Ma3L आ गया ना Ma3L ठीक है। अब बताओ क्या होता है, अब जो है आपके पास Ma3L है और ये बताओ क्या है एंट्रिंग ग्रुप, लेकिन एंट्रिंग ग्रुप पहले नहीं आता, ये एंट्रिंग ग्रुप पहले नहीं आता, पहले बताओ कौन आ गया हमारे पास, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मैं बता रहा हूं आपको K1 नॉन जीरो कैसे आया, अरे बोलो भाई Ma3L, ये भाई ब्लू कलर क्या है L को शो कर रहे हैं, और ये बताओ क्या हमारे पास सॉल्वेंट। तो क्या होगा, तो पहले कौन आएगा भाई सॉल्वेंट आ गया ना, फिर क्या हुई बैरी शूडो रोटेशन और ये निकल गया। बोलो भाई फिर कौन आया दूसरे स्टेप में, फिर बोलो भाई फिर आया एंट्रिंग ग्रुप बोलो भाई बन गया ना। लेकिन पहले स्टेप में बताओ क्या हुआ है भाई, हुआ तो क्या है, तो क्या ये एसोसिएटिव पाथवे, हुआ तो क्या है एसोसिएटिव पाथवे के जरिए हुआ ये, इजंट इट भाई, हुआ तो है ये एसोसिएटिव पाथवे के जरिए। लेकिन बताओ भाई ध्यान से देखो, लेकिन पहले स्टेप में क्या होगा भाई सॉल्वेंट अटैच हुआ है, सॉल्वेंट क्या अटैच हुआ, तो भाई होनी क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर, क्यों भाई एक तो ये और एक, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड बनाने के लिए दोनों चाहिए सॉल्वेंट भी और ये कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन भाई सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो जो सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी दिस प्लस दिस दोनों मिलेंगे भाई, होनी क्या चाहिए थी ये, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अब समझ के बात कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर रेट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो क्या है रेट कांस्टेंट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या हो इसके अंदर
डिसोशिएटिव। वास्तव में क्या हुआ इसके लिए? सॉल्वेंट असिस्टेड एसोसिएटिव पाथवे। भाई कुछ नहीं है आपको? नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे सिंपल सी बात है, देखो K1 नॉन जीरो आ, अगर K1 नॉन जीरो, आप तो ये मान रहे थे ना, अगर K1 नॉन जीरो आया आपकी कैलकुलेशंस में, तो आप क्या मानोगे कि होना हो क्या हुआ होगा? Ma3L पहले किस में टूट गया होगा? Ma3 में -L, तभी तो रेट क्या होगी? तभी तो रेट क्या आएगी आपकी भाई? फर्स्ट ऑर्डर आएगी। फिर इस पे कौन अटैक हुआ होगा? प्लस ई, तो क्या बना होगा बताओ भाई? Ma3। आप तो ये मान रहे हो भाई कि ये चीज क्यों एक्टिव हुई है? इस वजह से कि पहले L निकल गया, तो रेट सब किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसके ऊपर, है ना? तो तभी तो फर्स्ट ऑर्डर होगा ये। लेकिन वास्तव में ये टर्म इस मैकेनिज्म से नहीं आई है। ये टर्म भाई इस मैकेनिज्म से नहीं आती। ये टर्म किससे आती है? Ma3L प्लस में S, प्लस में S। और पहले क्या बनता बताओ भाई? Ma3L नहीं, Ma3LS। बोलो भाई, Ma3LS हो गया ना एसोसिएशन भाई। तो आप, और ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर दो हैं, ये और ये, तो सेकंड ऑर्डर होगी। तो भाई सोलेंट बहुत ज्यादा, तो अपने आप क्या होगी भाई? सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए ये, क्योंकि दो ऐड हो रहे हैं आपस में, ये भाई दोनों इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन भाई ये बताओ क्या है? बहुत ज्यादा है सोलवेंट भाई। तो क्या हमारे पास ये हो गया ना फर्स्ट ऑर्डर भाई। समझ गया? फिर क्या होता है? फिर इसमें से कौन निकलता है? -L। फिर क्या बनता है बताओ भाई? Ma3S। फिर इस पे कौन अटैक करता है बताओ भाई? प्लस E। फिर क्या बनता है? Ma3SE। और फिर कौन निकल जाता है? फिर भाई S और Ma3E बनता है। बात आपको पहले पड़ी? तो वास्तव में जो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये इस डिसोशिएटिव पाथवे की वजह से नहीं आई है। ये भाई जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये इस डिसोशिएटिव पाथवे की वजह से नहीं आई है। ये फर्स्ट ऑर्डर किस वजह से? बताओ भाई? एसोसिएटिव पाथवे की वजह से। लेकिन क्योंकि ये सॉल्वेंट असिस्टेड क्या है? एसोसिएटिव पाथवे। नहीं आया ना आपको समझ में? बोलो भाई, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको मालूम पड़ गया भाई। तो ध्यान से देखो आप, बताओ यहाँ पर क्या है? पहले क्या है? पहले कौन आ गया? सॉल्वेंट, स्क्वायर पिरामिडल। फिर क्या बन गया हमारे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर L नीचे आ गया, फिर L निकल गया। फिर क्या बन गया? Ma3S। फिर E ने अटैक किया, फिर क्या बन गया? Ma3SE। फिर इसमें क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। अरे वेरी शुडो। फिर नीचे आ गया, निकल गया, ये बन गया हमारे पास। अरे भाई यही तो है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको भाई नहीं बताया क्या? बताओ इसमें ये क्या हमारा? बोलो भाई, एंटरिंग ग्रुप। अरे चलो इसको फिर से बता रहा हूं। ये बताओ क्या हमारा? अरे भाई ये हमारा क्या? बताओ भाई, हमारा एंट्री ग्रुप तो कौन सा है? ब्लैक। लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्लू। और ये बताओ क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो पहले क्या होगा भाई? बोलो भाई, नहीं आया क्या? बस यही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मालूम पड़ गया? तो आपको पता लग गया भाई कि सॉल्वेंट असिस्टेड पाथवे कैसे काम करता है। ओके, अब देखो भाई, अब क्या है? नॉर्मल एसेंट टू मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब आपने क्या पढ़ना बताओ भाई? नॉर्मल SN2 कैसे एक्टिव होएगा? बताओ भाई, नॉर्मल SN2 पाथवे कैसे एक्टिव होएगा? अब ये बताओ भाई, बताओ कैसे? अब आप ये बताओ भाई, ओवरऑल रेट में ये जो सेकंड टर्म थी, सेकंड ऑर्डर जो टर्म थी, ये भाई ये बताओ कैसे राइज हुई हमारे पास? हमारे पास K2 नॉन जीरो आया था ना? हमारे पास K2 नॉन जीरो आया था। अरे भाई हमारे पास क्या था? K2 हमारे पास क्या था? नॉन जीरो आया था। मतलब पक्की बात है भाई, ये भी है। K2 नॉन जीरो मतलब क्या है? कि ये काम भी होता है भाई, यानी कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो क्यों होती थी? सॉल्वेंट असिस्टेड पाथवे के जरिए। और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो क्यों होती है?
नॉर्मल SN2 पाथवे के जरिए। कैसे बताओ क्या होगा? Ma3L है, पहले इस पे कौन अटैक करेगा बताओ भाई? पहले इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? E एंटरिंग ग्रुप। बताओ क्या बन जाए हमारे पास? Ma3LE। हमारे पास क्या बन जाएगा? Ma3LE बन जाएगा। फिर बताओ क्या होगा इसके ऊपर? बोलो भाई, अब बताओ यहां से कौन निकल जाएगा भाई? फिर यहां से L निकल जाएगा ना। वो तो क्या बन जाए मेरे पास? Ma3E। ठीक है। और देखो भाई ये क्या है यहाँ पर? रेडिटरमाइनिंग स्टेप, और इसमें दोनों इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? ये भी और ये भी। तो क्या है अपने आप? ये सेकंड ऑर्डर, इजंट इट? और इसको आप भाई कैसे विजुलाइज कर सकते हो? अब की बारी भाई आपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं लेके आना, आपने सीधे क्या लेके आना है? एंटरिंग ग्रुप। तो ये व्हाइट एंड तो क्या है? ए और ए, और ये बताओ क्या है? L लिविंग ग्रुप, इजंट इट? अब बताओ क्या आएगा हमारे पास? अरे बोलो भाई, ठीक है ना? अरे अब ठीक है भाई। इसमें कैमरा में जरूरत है कुछ? ओके अब बताओ भाई, अब देखिए क्या है हमारे पास? एंटरिंग ग्रुप। अरे ये मेरे पास क्या आ गया? एंटरिंग ग्रुप। ठीक है, नहीं होता आपको पहले पड़ी। देखो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? एंटरिंग ग्रुप। तो ये ऐसे हो के नहीं होता आपको पहले पड़ी? अरे बस गया यहां से। आसानी मुश्किल भाई है, यानी कि वी आर वेरी शूडो रोटेशन। ये भी गया यहां से। ठीक है ना? मैकेनिज्म आपको पहले पड़ गया। अब बताओ क्या कहता है? लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दो क्वेश्चन बताओ आप। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस occur via SN1 pathway, SN2 pathway, SN1CB pathway, none। बताओ भाई स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं? SN2 पाथवे से होती है। आपको लगता है बेशक क्या है ये कि फर्स्ट ऑर्डर जो आई है ये काइनेटिक्स, क्योंकि वो तो काइनेटिक्स दोनों फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकंड ऑर्डर भी। लेकिन तो आपको लगे क्या कि सेकंड ऑर्डर तो किससे होता है? SN2 से। लेकिन और फर्स्ट ऑर्डर किससे होता होगा? लेकिन वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर भी किससे होता है? बोलो भाई, शूडो फर्स्ट ऑर्डर ही SN2 ही है, सॉल्वेंट असिस्टेड SN2, यानी है दोनों ही क्या? SN2। तुम क्या बोलेंगे भाई? SN2 पास हुई अकेला। कौन सा आंसर आ गया हमारे पास? बी। द ऑर्डर ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस occurring via solvent assisted SN2। बोलो भाई, ये बताओ कि जो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, अरे बोलो भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सॉल्वेंट असिस्टेड पाथवे में उनका ऑर्डर क्या होता है? बताओ भाई। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? बोलो भाई। फर्स्ट ऑर्डर। मैंने आपको बताया था ना भाई। अरे भाई सॉल्वेंट असिस्टेड में क्या हो जाएगा कि पहले स्टेप में कौन आता है? सॉल्वेंट आता है, इजंट इट? पहले इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? बताओ भाई। पहले Ma3L के ऊपर कौन अटैक करेगा? सॉल्वेंट। ठीक है, पहले इसके ऊपर सॉल्वेंट अटैक करेगा और क्या बनेगा हमारे पास? बताओ भाई। ए और क्या आ गया? ये सॉल्वेंट, इजंट इट? फिर तो क्या भाई, फिर सॉल्वेंट इसको क्या कर देगा? इसको पुश कर देगा, इस L को निकाल दो, यहाँ पर खुद आ जाएगा। लेकिन यही क्या हमारा रेडिटरमाइनिंग स्टेप तो है, तो एसोसिएशन। लेकिन वही लेकिन भैया बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, तो डिपेंड रेट सिर्फ किसके ऊपर करेगी? Ma3L के ऊपर। नहीं आया क्या? तो भाई इसको तो हम क्या बोलेंगे? तो सिर्फ क्या, फर्स्ट ऑर्डर आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।